तो डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आईएसपीसीएस एग्जाम की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के लगातार यहां पर आप सभी की ये क्लासेस मंडे टू सैटरडे होने जा रही हैं। आप सभी को मेरे साथ यहां पर जुड़ना है और प्रतिदिन यहां पर करंट अफेयर्स के बारे में यहां पर स्टडी करनी है। करंट अफेयर्स तरीके से पढ़ाया जाएगा जो आगामी परीक्षाओं के लिए जरूरी है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या मुख्य परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, उनसे भी आपको यहां पर अवगत कराया जाएगा। और आज का जो हमारा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, पहला देखा जाए इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, खेल, पुरस्कार और नियुक्तियां, उससे संबंधित हर तरीके के घटनाक्रमों को हम शामिल करेंगे और इस चीजों को रेगुलर रूप से यहां पर किया जाएगा। आप सभी यहां पर मेरे साथ रेगुलर रूप से इस सत्र को जरूर ज्वाइन करें और सभी को लिए यहां पर आज का ये सत्र हम स्टार्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर्स के तहत देखिए पहला जो टॉपिक यहां पे चर्चा का विषय बना हुआ है कि एनएचएआई ने 3D सर्वेक्षण का उपयोग करके एआई आधारित निगरानी यहां पर राजमार्गों के करने को लेकर के प्रक्रिया एक शुरू की है। तो ये क्या है और इससे किस तरीके के लाभ है, थोड़ा सा वो समझते हैं। तो देखिए, एक तो फुल फॉर्म यहां पे ध्यान रखना है एनएचएआई का, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इन्होंने 23 राज्यों में, डेटा ध्यान रखिएगा, 3D लेजर आधारित एक नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन को तैनात किया है। ये क्या काम करेगा, तो जो सड़क सूची, फुटपाथ की स्थिति के आंकड़ों को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए कितना, करीब 20,933 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर करने जा रहा है। तो राज्य कितने हैं, 23 राज्य हैं, कितने किलोमीटर, 20,933 किलोमीटर का है। इसके अलावा देखा जाए जो एआई आधारित ये प्रणाली है, ये किस तरीके से डेटा को कलेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे देखिए एआई संचालित प्रणाली स्वचालित रूप से सड़क की खामियों जैसे कि दरारें हैं, गड्ढे हैं, पैच हैं, इनका पता लगाएगी। ठीक है, जो मोस्टली यहाँ पे सड़क बनने के बाद की यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है और इसको लेकर के लगातार यहाँ पर जनता के द्वारा एक विद्रोह, यहाँ विद्रोह क्या है, विरोध यहाँ पर किया जाता है सरकार की। यहाँ पर जब देखो सड़कें तो बनाई जा रही हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, लेकिन उतने ही यहाँ पर जल्दी सड़कें खराब हो रही हैं, उसमें गड्ढे बन जा रहे हैं, फुटपाथ बन जा रहे हैं, उससे एक्सीडेंट की यहाँ पर संभावना है, गाड़ियों की भी यहाँ पर हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका विशेषज्ञ विश्लेषण एएनएचएआई के एआई आधारित डेटा लेक पर डेटा अपलोड करेगी और राजमार्ग निगरानी और रखरखाव में से वृद्धि होगी। तो ये यहां पर आप सभी को ध्यान रखना है। ऐसा ही दूसरा यहां पर देखा है तो राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ एक और टॉपिक यहां पे चर्चा का विषय बना है कि मणिपुर का एक उत्सव, जो कला संस्कृति के दृष्टिकोण से कई बार ऐसे उत्सव आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसका उत्सव का नाम क्या है, निंगोल चाकोबा। निंगोल चाकोबा कहां का है, मणिपुर। मणिपुर में ये उत्सव यहां पर मनाया गया, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए किस तरीके का त्योहार है, एक पारंपरिक त्योहार है। किसके द्वारा मनाया जाता है, विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों के बीच एक बंधन के प्रतीक के तौर पर इसको मनाया जाता है। मैतेई कैलेंडर में हियांगेई महीने के दूसरे दिन मनाया जाने वाला इस त्योहार, विवाहित महिलाएं अपने पैतृक घर जाती हैं, भव्य भोज में हिस्सा लेती हैं और अपने भाइयों से उपहार प्राप्त करती हैं। समारोह की जो शुरुआत है मणिपुर मत्स्य विभाग के द्वारा इंफॉल के हप्ता कांगजेबुंग में वार्षिक मछली मेला सह मछली फसल प्रतियोगिता के साथ हुई, जिसमें त्योहार के प्रमुख व्यंजन मछली की करी पर जोर दिया गया था। तो इस बार का कुछ प्रमुख यहाँ पर जो त्योहार है, एक तरीके भाई जैसे रक्षाबंधन है, भाई दूज जैसा त्योहार ही है, इससे आप कनेक्ट करके इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं। कहाँ का है, मणिपुर का है। और विवाहित महिलाएं जो है अपने भाइयों को यहाँ पर से उपहार प्राप्त करती हैं, उनके साथ यहाँ पर इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। अगला देखा जाए तो एक टॉपिक चर्चा का विषय बना केरल। केरल क्यों चर्चा का विषय बना, क्योंकि भारत का केरल जो है पहला राज्य बन गया जहां अत्यंत गरीबी मुक्त यहां पर इसे घोषित कर दिया गया है। तो यहां पर देखा है तो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि केरल 1 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य यहां पर बन जाएगा। तो ये यहां पर डेटा आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और भी साझा कर दें कि ये उपलब्धि जो है 2001 में शुरू किए गए अत्यंत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बाद यहां पर केरल को प्राप्त हुई है और इस कार्यक्रम के तहत रोजगार और शिक्षा के माध्यम से दीर्घकालिक पुनर्वास के साथ साथ एकीकृत आवास, भोजन, स्वास्थ्य, आय सहायता के माध्यम से परिवारों के उत्थान पर यहां पर जोर दिया गया था। केरल की देखा जाए तो स्थिति जो है उच्च साक्षरता है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा है, मजबूत स्थानीय शासन है, विकेंद्रीकृत योजनाएं हैं, जिसका लाभ यहां पर आपको वहां की जनता को मिल रहा है। सामाजिक और समावेशी विकास को प्राप्त करने में यहां पर केरल के द्वारा चाहे साक्षरता का क्षेत्र हो, चाहे यहाँ पे गरीबी मुक्ति जैसे यहाँ पर अभियान हो, वहां पे राज्य को एक बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देती है।
चलिए अगला यहां पे देखिए, यहां पर एक और टॉपिक चर्चा का विषय बना है। चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला शहर बन गया है। और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप सभी को दे दें। अक्टूबर 2025 चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान और स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो एक क्वेश्चन यहां पर इसको ध्यान रखना है। और इससे प्रमुख नदी घाटियों को कवर करते हुए 4974 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ की तैयारी में यहां पर इससे सहायता मिलती है। इसके अलावा देखा जाए तो विश्व बैंक के द्वारा इसे वित्त पोषित किया गया है। TNUIFSL के द्वारा प्रबंधित प्रणाली है। इसमें कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले कि स्वचालित वर्षा मापी है कि कितनी वर्षा हो रही है, इसका पता लगाया जाता है। मौसम स्टेशन यहां पर जगह जगह पर आपको बनाए गए हैं। और जल स्तर का यहां पर रिकॉर्ड लगातार यहां पर किया जाता है कि कितना जल स्तर हो चुका है, कितना यहां पर वृद्धि हो रही है। और गेट सेंसरों के माध्यम से यहां पर पूरे आंकड़े एकत्र किए जाते हैं कि पानी कितना ज्यादा हो चुका है, कितना बरस चुका है, कितनी बारिश यहां पर आपको जल क्षेत्र कितना हो चुका है, बाढ़ आने की क्या संभावना है, वो सारी चीजें ब्रिटेन की फर्मों के साथ मिलकर के इसे विकसित किया है IIT मद्रास की देखरेख में। और यह हाइड्रो मॉडलिंग नियंत्रण कक्ष और क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से संचालित होता है। और समय पर बाढ़ का पूर्वानुमान और प्रतिक्रिया इससे संभव हो सके, इस चीज का यहां पर ध्यान रखा गया है। तो चेन्नई यहां पर बन गया है बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने वाली प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर। अब राष्ट्र के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी घटना यहां पर आपको देखने को मिली। सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया है। अब ये कफाला प्रणाली क्या है, इसको क्यों समाप्त किया गया है, ये क्यों चर्चा का विषय बना है, उसको समझिएगा। देखिए सऊदी अरब में आधिकारिक तौर पे कफाला प्रणाली को समाप्त किया गया है। कफाला, ठीक है, ये क्या है, एक दशकों पुरानी श्रम प्रायोजन व्यवस्था है जिसकी विदेशी श्रमिकों पर कठोर नियंत्रण के कारण आधुनिक गुलामी के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। यानी कि जो सऊदी अरब जाते हैं यहां से दूसरे देश से, यहां पर जैसे कि भारतीय कुछ गए सऊदी अरब में यहां पर कार्य करने के लिए, तो वहां पर जो प्रणाली यहां पर श्रम संदर्भित यहां पर लागू है उसको कफाला प्रणाली कहते हैं। और ये काफी यहां पर सख्त कानून है और ये ऐसा है जैसे गुलामी करने आप जा रहे हैं किसी और की। तो यहां पे देखिए नौकरी इसमें बदलने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, बुनियादी अधिकारों से वंचित कर सकते हैं, श्रमिक शोषणकारी परिस्थितियों में फंस सकता है। कफाला जो प्रणाली थी इससे यहां पर सऊदी अरब में अगर आप जा रहे हैं काम करने को लेकर के, तो यहां पर इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नई अनुबंध आधारित रोजगार प्रणाली श्रमिकों को नियोक्ता की मंजूरी के बिना नौकरी बदलने, बिना निकासी वीजा के देश छोड़ने, श्रम न्यायालयों के माध्यम से कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। यानी कि अब यहां पर आप अगर नियोक्ता चाहे तो आप ये सारी व्यवस्थाएं जो है थोड़ा सा और इजी गोइंग किया गया है। श्रमिकों को यहां पर एक तरीके से आकर्षित करने के लिए कार्य प्रणाली को यहां पर थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की गई है। और ये सुधार जो किया जा रहा है वो सऊदी अरब विजन 2030 के तहत आर्थिक आधुनिकीकरण के तहत जो भारतीय श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें बेहतर श्रम अधिकारों, गतिशीलता, सुरक्षा का यहां पर ध्यान रखना है। और कफाला शासन के तहत दशकों से चली आ रही यहां पर व्यवस्था को समाप्त किया गया है। तो यहां पर आपको चर्चा का विषय अंतरराष्ट्रीय यहां पर घटनाक्रम के रूप में देखने को मिला। इसके बाद देखा जाए तो एग्रीमेंट यहां पर हुआ है कोल इंडिया और IIT मद्रास के मध्य, और ये एग्रीमेंट हुआ है सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना को लेकर के। तो एग्रीमेंट देखा जाए तो यहां पर ध्यान रखिएगा किन दो संस्थाओं के बीच हुआ है, तो पहला है कोल इंडिया लिमिटेड, दूसरा है IIT मद्रास। क्या बनाया जाएगा दोनों के द्वारा, तो सतत ऊर्जा केंद्र। अब ये कार्य क्या करेगा, तो इसका उद्देश्य है कि निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास, कोयला खदानों के पुनरुद्देशीकरण और भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को यहां पर समर्थन प्रदान करना है। इसके तहत देखा जाए तो वित्त पोषण जो है केंद्र का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना, डीकार्बोनाइजेशन को प्रयासों को आगे बढ़ाना। तो भारत सरकार के द्वारा लगातार एक प्रयास किया जा रहा है स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना, सतत यहां पर विकास को सुनिश्चित करना, पर्यावरण को नुकसान कम हो, कार्बन उत्सर्जन की प्रक्रिया को धीमी किया जा सके। और उसके तहत देखा जाए तो ये यहां पर आपको सतत ऊर्जा जो केंद्र स्थापित किया जाएगा वो इस तरह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। इसके अलावा दोनों नेताओं ने भविष्य के हरित ऊर्जा विशेषज्ञों सशक्त बनाने की दिशा में उन्नत अनुसंधान कार्यक्रमों और उद्योग आधारित यहां पर सहयोग आदि के पूंजी को लेकर के यहां पर निवेश करने की बात कही है। अगला है नियुक्ति। देखा जाए काफी सारी यहां पर नियुक्तियां जो होती हैं वो चर्चा का विषय समय समय पे बन जाती हैं। ऐसी एक नियुक्ति यहां पर हुई है कार्तिक नारायण, जो गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं।
तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक्सचेंजर के पूर्व सीटीओ कार्तिक नारायण का गूगल क्लाउड के नए मुख्य उत्पाद और बिजनेस अधिकारी के रूप में स्वागत किया है। नारायण की यहां पर विशेषज्ञता क्या है, तो देखा जाए तो क्लाउड, डेटा डेवलपर टूल्स, अप्लाइड एआई, उत्पाद इंजीनियरिंग टीमों की देखरेख करने में यहां पर, साथ ही गूगल क्लाउड की बाजार उन्मुख रणनीति का नेतृत्व करेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र प्रभाग के साथ काम करेंगे। ये यहां पर इनको जिम्मेदारी गूगल में दी जा रही है। एक्सचेंजर और HCL टेक में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभा चुके हैं, 25 वर्षों का अनुभव है। नारायण का लक्ष्य गूगल क्लाउड में विकास को आगे बढ़ाना, एआई संचालित व्यावसायिक परिवर्तन लाना जैसे कार्य रहेंगे। इसके अलावा पिचाई ने नारायण को एक प्रमुख नेता के रूप में भी यहां पर रेखांकित किया है। जेमिनी एंटरप्राइज के तहत यहां पे क्लाउड की हालिया सफलताओं को आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे। एक और यहां पर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में यहां पर सम्मानित किया गया है। तो भारत में देखा जाए तो नीरज चोपड़ा जो हैं जेवलिन थ्रो में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता रह चुके हैं और नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया। इसी समारोह में इन्हें प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी देखा जाए तो यहां पर शामिल होते हैं। 2016 में जो है नायब सूबेदार के रूप में भारतीय सेना में शामिल होने वाले नीरज को अर्जुन पुरस्कार 2018, खेल रत्न 2021, पद्मश्री 2022 और परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 सहित कई यहां पर सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। रक्षा मंत्री ने उनकी प्रशंसा की है। देशभक्ति, अनुशासन, राष्ट्रीय गौरव, खिलाड़ियों और सैनिकों के दृष्टिकोण से यहां पर बारे में यहां पर आपको जानकारी दी गई है। अगला एक और यहां पे चर्चा का विषय बनी, न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह को WIPO सलाहकार बोर्ड का नया यहां पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए बता दें, भारत के लिए यह ऐतिहासिक रूप से है कि पहली बार दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश प्रतिभा M सिंह को 2025 से 27 के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो WPO काफी इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय क्यों रहती है, क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकारियों को लेकर के देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर लगातार मुद्दे बनते रहते हैं और एक दूसरे के जो नई यहां पर तकनीकी है, नवाचार है, उसको पेटेंट कराने का भी काम रहता है। पुरानी जो पद्धतियां उसको यहां पर अभी यहां पर देखा है तो बौद्धिक संपदा अधिकारियों के तहत संरक्षित करने का काम होता है। तो यहां पर भारत के लिए काफी यहां पर एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं विश्व स्तर पर बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी WIPO जो है एक IP कानून भी यहां पर पारित करती है, जिसके तहत न्यायिक मामलों पर मार्गदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों के एक बोर्ड पर यहां पर कार्य करता है, उस पर यह निर्भर रहती है, उसको सारी जो फैसले होते हैं, विवाद होते हैं, उसको सुलझाने का काम करती हैं। चलिए, भारत सरकार के द्वारा देखा जाए तो तीव्र हमला अभियानों को यहां पर संयोजित करने के लिए, यहां पर कभी भी आपको तेजी से आक्रमण करना हो तो उसके लिए एक नई बटालियन को गठित किया है और इस बटालियन को यहां पर भैरव बटालियन कहा गया है। भैरव बटालियन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को यहां पर साझा करूंगा। सबसे पहले देखिए, भारतीय सेना ने 25 भैरव बटालियनों को गठित कर रही है। कितनी? 25। इसमें 250 सदस्यों वाली उत्कृष्ट हाइब्रिड इकाइयां हैं जो नियमित पैदल सेना, विशेष बलों के बीच तैनात होंगी। ये अचानक हमले करने, आतंकवाद विरोधी, गहन टोही, तीव्र सीमा पार ऑपरेशन और अब तक 5 ऑपरेशन करने का काम यहां पर इनको सौंपा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से सीख लेकर यह उठाया गया कदम है। इसमें देखा जाए तो आपको अनरी प्लाटून ड्रोन युद्ध, रुद्र ब्रिगेड संयुक्त हथियार, शक्तिबाण रेजिमेंट, स्वार्म ड्रोन, दिव्यास्त्र बैटरी, ड्रोन निर्देशित तोपखाने जैसे व्यापक आधुनिकीकरण का यहां पर ये पूरक होगी। तो एक तरीके से ऐसी बटालियन भारत सरकार के द्वारा विकसित की जा रही है जो किसी भी तरीके के युद्ध में, सीमा पार अभियान में, किसी भी तरीके के यहां पे आक्रमण में भारत के लिए यहां पर त्वरित रूप से यहां पर कार्यवाही कर सके और दुश्मनों को यहां पर निस्ता नाबूद कर सके। तो भैरव बटालियन को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखा है तो भारत ने फिडे विश्व कप 2025 का लोगो और गान यहां पर आपको जारी किया है और स्पोर्ट्स के तहत देखा है तो ये न्यूज यहां पर आपको चर्चा का विषय बनी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने फिडे विश्व कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया है, जो 23 वर्षों के बाद भारत में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को यहां पर वापसी हो रही है। उत्तरी गोवा में इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक होने वाला है। इसमें 82 देशों के 206 खिलाड़ी $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। इस गीत को संगीत के दिग्गज दलील मेहंदी ने अपनी आवाज दी है और इसके वीडियो को प्रधानमंत्री भी यहां पर शामिल हैं।
गीत में देखा है तो भारत की शतरंज प्रतिभा और गोवा की जीवंत संस्कृति का यहाँ पर जश्न मनाया गया है। साथ ही रंगीन जो लोगो है वो गोवा के तटीय आकर्षण, धूप भरे माहौल को दर्शाता है। खेल, संस्कृति और पर्यटन पर्यटन के आदर्श मिश्रण के प्रतीक के तौर पर इसको डेवलप किया गया है। तो आज के करंट अफेयर्स के तहत इतना ही। डेली करंट अफेयर्स के इसी सत्र के साथ हम रेगुलर रूप से आप सभी के साथ जुड़ेंगे और रेगुलर रूप से आप सभी को यहाँ पर ऐसी ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में परिचित कराते रहेंगे। आप सभी को नियमित रूप से प्रतिदिन यहाँ पर एक कदम लेना है अपनी सफलता की ओर। प्रयास यहाँ पर निरंतरता के साथ करेंगे तभी यहाँ पर सफलता मिलेगी, क्योंकि निरंतरता ही आज के समय में सफलता है। इसी के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सत्र में। रेगुलर रूप से जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।